अभी हमने पढ़ा था कि लेखक आगा पीछा करने लगे का मतलब होता है कि निर्णय न ले पाना। तो लेखक निर्णय नहीं ले पा रहे थे, क्या करें, जाएं न जाएं, इस बस में सफ़र करें या न करें। तो उनके साथ उनके एक मित्र बैठे हुए थे जो कि पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, अरे डरो मत, चलो बस अनुभवी। उन्होंने कहा, अरे डरने की इसमें कोई बात नहीं है, बस क्या है, अनुभवी है, यानी इसको काफ़ी एक्सपीरियंस है और यह बस जो नई बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी हम इस पर काफ़ी विश्वास कर सकते हैं और नई बसों से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। यह हमें उसी तरह से ले जाएगी जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटों को गोद में लेकर चलती है, यानी यह हमें बहुत आराम से हमारा सफ़र पूर्ण करवाएगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि अब हम गाड़ी में बैठ गए और कुछ लोग हमें छोड़ने भी आए थे, वो हमें इस तरह देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हैं। क्यों? लेखक उस बस की स्थिति तो बहुत ख़राब थी। अब बस की स्थिति ख़राब होती है तो यानी कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जो उनको छोड़ने आए थे वो उनको इस तरह से देख रहे थे जैसे कि बस अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखें ऐसे बोल रही थी, उनकी आंखों में देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कह रहे हों, इस संसार में क्या, आना जाना तो लगा ही है, यानी जो इस संसार में आया है वो तो जाएगा, यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी। और चाहे क्या, कोई राजा हो, रंक हो, फकीर। रंक यानी कि भिखारी, फकीर यानी कि साधु संत, यानी राजा हो, भिखारी हो, कोई साधु संत हो, जितने भी लोग हैं, अमर कोई भी नहीं रहता है, उनकी मृत्यु अवश्य ही होती है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच का अर्थ तो होता है प्रस्थान, लेकिन यहाँ पे कूच का अर्थ होगा मृत्यु की ओर। मृत्यु को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कोई कारण होता ही है ना। मृत्यु ऐसे ही, मृत्यु आने के लिए भी कुछ ना कुछ कारण चाहिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कारण क्या होगा, अगर हमारी मृत्यु हो गई तो कारण होगा बस में यात्रा होना। ये क्योंकि उन लेखक को बस की स्थिति बहुत ही भयावह लग रही थी। अब लेखक आगे कहते हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब लेखक कह रहे हैं कि इसके बाद इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, मतलब लेखक को अभी तक विश्वास नहीं था कि इसका इंजन स्टार्ट भी होगा, लेकिन उस विश्वास के विपरीत इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा कि जैसे सारी बस ही इंजन हो, यानी कि अब वो इंजन स्टार्ट तो हो गया लेकिन कैसे, बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, बहुत वाइब्रेट हो रहा था। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी बस ही क्या है, इंजन है और हम किसी बस के अंदर ना बैठे हों, बल्कि किसके अंदर, इंजन के अंदर बैठे हों, ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा था। कांच बहुत कम बचे थे। लेखक कह रहे हैं कि उस बस की जो खिड़कियों में कांच होते हैं अधिकतर टूटे हुए थे, बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब देखो, कांच, टूटा हुआ कांच बहुत भयावह होता है, यानी अगर टूटा हुआ कांच से थोड़ा भी लगे तो बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। तो वो कह रहे हैं कि जो बचे हुए थे, यानी जो टूटे फूटे कांचों से अब हमें बचना था, इसलिए हम खिड़की से फ़ौरन दूर सरक गए।
जैसे उन्होंने देखा अरे ये कांच तो बहुत टूटे हुए हैं, वो खिड़की से इधर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। वो कह रहे हैं कि इंजन तो चल रहा था लेकिन इतनी झंझनाहट, इतना तेज आवाज़ कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इंजन क्या हो, हमारी सीट के नीचे लगा हो। आगे देखो, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के इस असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि हाँ, सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक कह रहे हैं कि अब सचमुच ही जो बस थी वो चल पड़ी और हमें ऐसा लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही। यानी कि आपने पढ़ा होगा गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ आंदोलन चलाए थे, जिसमें से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और वो कह रहे हैं कि लगभग उस समय जब ये गांधी जी ने ये आंदोलन चलाए थे उस समय जवान रही, यानी उस टाइम ये क्या रही होगी, नई रही होगी। लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है, ये पुरानी हो गई है, पुरानी भी क्या बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। और आपको पता है गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे, जो जिसमें एक था असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब क्या होता है? औ का मतलब होता है नहीं, सहयोग का मतलब साथ देना, जिसमें कि साथ नहीं देना। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो अंग्रेजी शासन का साथ न देने के लिए यह आंदोलन चलाया था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब होता है विनय का मतलब होता है नम्रता के साथ, साथ। अवज्ञा मतलब आज्ञा की अवहेलना करना। यानी गांधी जी ने जो ये आंदोलन चलाया था, अंग्रेजी शासन में जो ऑर्डर्स थे, जो आज्ञा थी, उनका विनम्रता के साथ उनके न मानने के लिए ये आंदोलन चलाया था। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो बस तो चल पड़ी लेकिन वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रही थी। यानी बस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो कोई भी पार्ट्स एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। यानी कि ये साथ न देने की ट्रेनिंग उन्होंने कहाँ से ली होगी? गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से ली होगी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। यानी कि वो ना तो चालक की आज्ञा का पालन कर रही थी, ना ही उसके पार्ट्स एक दूसरे का साथ दे रहे थे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर, लेखक कह रहे हैं कि कभी ऐसा लगता है कि जो सीट है बॉडी से आगे भाग निकल जाएगी, और कभी लगता कभी सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जाएगी। तो इनमें आपस में कोई भी सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा था। यानी वो बहुत ज़्यादा हिलडुल रही थी। 8-10 मील चलने पे सारे भेदभाव मिट गए। कह रहे हैं जैसे 8-10 मील गए और इनमें भेदभाव मिट गए कि कोई भी किसी का साथ नहीं दे रहा है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक कह रहे हैं कि जो सीट इतना हिल रही थी, इतना उछल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये मालूम ही नहीं हो पा रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है।
एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक कह रहे हैं एकाएक बस रुक गई। अचानक, एकाएक मतलब अचानक बस रुक गई और जब हमने पता किया क्या हुआ, तब क्या पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया। अब छेद होने से जो पेट्रोल था वो गिरने लग गया। तो इसका उपाय चालक ने क्या किया कि बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसको अपने बगल में रख लिया। अब पेट्रोल जो बाल्टी में रखा हुआ था उसमें नली डाली और नली डाल करके कहाँ इंजन में भेजने लगा। अब इस प्रकार का जुगाड़ू उपाय करने किया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लें। लेखक कह रहे हैं, फिर से व्यंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब तो मुझे ऐसी उम्मीद थी, ऐसा विश्वास था कि अब जो ये कंपनी के हिस्सेदार थे इंजन को क्या करेंगे, अपनी गोदी में रखेंगे और तब वहाँ से नली से उसको पेट्रोल पिलाएंगे। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, उसी प्रकार से ये लोग भी पेट्रोल को इंजन में इस प्रकार से डाल रहे थे।